हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एमसीक्यूज में हम लोग देखेंगे कि प्री में किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन धीरे धीरे हमारे अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स के आ रहे हैं और यूपी पीसीएस का जो हमारा प्री का एग्जाम है ये 17 मार्च को डिसाइड हुआ है। इंटरनली प्रिपरेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको आरओ के बारे में बताया था कि भाई ये एग्जाम जो है वो हमारा 11 फरवरी को होगा और आप देख रहे हो कि उसी समय हमारा एग्जाम ये कंडक्ट हो रहा है। इसी तरीके से हमारा जो ये पीसीएस का एग्जाम है ये 17 मार्च को डिसाइड हुआ और आप देखिएगा ये 17 मार्च को होगा, मतलब होली के जस्ट पहले ये होगा। समय कम है और इस कम समय में सही तरीके से कैसे तैयार करें, तो आपके लिए हम ये फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं। दोस्तों ये जो हमारा बैच है ये 5 दिसंबर को शुरू हो रहा है, मतलब आज 2 तारीख 3 तारीख हो रही है और आपको यहाँ पर 5 दिसंबर को ये बैच शुरू हो रहा है। तो आप इसमें इनरोल करिए हमारे कूपन कोड पीसी लाइव के साथ। तो पीसी लाइव के साथ जब आप ये हमारे कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो सर इसमें मिल क्या क्या रहा है, तो आपको यहाँ पर हमारे प्री प्लस मेंस के लिए जो भी हमारे जीएस के क्लासेस होती है वो मिलेंगे, यूपी स्पेसिफिक क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स वीकली आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए मिलेगा, पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे बोथ मेंस और प्री के लिए। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको 1-to-1 मेंटोर भी मिलेंगे जो आपको यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो देखिए मेरा नाम पंकज चौबे, तो देखिए पीसी लाइव कूपन कोड लगाइए, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष में पूर्ण गरीबी की परिभाषा अपनाई थी? यूएनओ के अकॉर्डिंग हमारे जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ये कौन से वर्ष में आया था? 94, 95, 1996 है या 1997 है? तो यहां पे अगर सही जवाब की बात करते हैं तो वो है 1995, जब एब्सोल्यूट जो हमारे पॉवर्टी है उसके डिफिनेशन को अपनाया गया था। देखिए एब्सोल्यूट हमारे जो पॉवर्टी है वो एक ऐसी स्थिति है जब हम बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, पेयजल नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छता से रिलेटेड चीजें नहीं मिल पा रही हैं, बुनियादी जरूरतें जो है उसका बहुत बहुत अकाल पड़ा हुआ है, मतलब बहुत अभाव है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट हमारी पॉवर्टी। तो पॉवर्टी की डिफिनेशन भी देखिए यहां से आप निकाल के देख सकते हैं। तो 1995 में ये डिफिनेशन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी अनुमान का आधार है पर कैपिटा इनकम, हमारे उसके बाद से पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन, या इनमें से कोई नहीं कुछ और लग रहा है? जो हमारे पॉवर्टी एस्टिमेट है उसका हमारे आधार क्या है? तो याद रखिएगा हमारे जो एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया है ये कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पर आधारित है कि भाई कितना उपभोग की जो चीजें है वो हम यहां पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इस पर ये हमारे आधारित है। याद रखिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस पर ये हमारी आधारित है और इसी पर हमारे ये डेटा तैयार किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर पा रहा है अपनी जरूरतों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान इनमें से कौन लगाता है? एनएसएसओ है ना, सीएसओ नीति आयोग विद द कंजप्शन ऑफ हमारे कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, या एनएसएसओ का इनकम सर्वे। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो कौन करता है? तो वो करता है हमारे ऑप्शन नंबर ए एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे पहले बोलते थे, अब हम यहाँ पे सर्वे ऑफिस बोलते हैं केवल। तो सैंपल यहां से हटा दिया गया। तो ये हमारे 2017 में इसको एनएसएसओ और सीएसओ को मिला करके ये बना था। काफी महत्वपूर्ण ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल इनकम, पॉवर्टी है ना, किस तरीके से हमारे देश में कंजप्शन हो रहा है उन सबको ये हमारे क्या करता है, काउंट करता है। तो ये देखिए दो बॉडी, पहले एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों को मिला करके एनएसओ बन गया। ऐसा कब हुआ था? 2017 में। 2017 से ये हमारे किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं समूह को विचार किया? मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक हम बजट में इनके ऊपर बात करते हुए देखते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो छोटे छोटे ग्रुप बना करके, चाहे वो हमारे ग्रामीण महिलाएं हो, हमारे छोटे कस्बों की महिलाएं हो, है ना, ये क्या करते हैं, ये ग्रुप बना करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे वो खुद का पैसा लगाते हैं या गवर्नमेंट को इनिशिएट लेकर के उनको देती है और खुद ही उस पे अपना मार्केटिंग से लेके सप्लाई चेन सब कुछ मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे पॉवर्टी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वीपन है। ये बात किसने बोली थी? तो काफी महत्वपूर्ण है ये हमारे ऑप्शन नंबर बी
ये हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसको बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने इसके बारे में बोला था। 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में इसकी शुरुआत की गई थी, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे और हमारे कुटीर उद्योग में सम्मिलित किया गया था। 2006 में मोहम्मद यूसुफ तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर हमारे एक एग्जाम में लिखने को आया था कि किस तरीके से काम करते। तो ये जो डेटा है आपके मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्री में तो आपके पूछा ही जाएगा, लेकिन मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा तय करने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? औसत प्रति व्यक्ति आय, भोजन में कैलोरी है, HCR है या लिटरेसी है? गरीबी रेखा तय करने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो लिटरेसी इज नॉट यूज टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन। जो हमारे लिटरेसी है, साक्षरता है, इसका इस्तेमाल हम गरीबी को प्रिडिक्ट करने में नहीं कर सकते हैं। हमने आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रेजुएट लोग होते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं होती है, घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो लिटरेसी इज नॉट एस्टिमेट फॉर द पॉवर्टी लाइन। भाई डिग्री तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही मिलती है, तो लिटरेसी के ऊपर हमें टिक करना है, यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। इनमें से किस समिति ने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी, मतलब पोषण जो संबंधी आवश्यकताएं है उसको लेकर के जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, वो कौन सी कमेटी है? अलग कमेटी, लकड़वाला है, तेंदुलकर है या रंगराजन है? तो याद रखिए, यहाँ पे जो सही जवाब है, हमारे यहाँ पे जो टास्क फोर्स बनाई गई प्लानिंग कमीशन ने 1977 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पॉवर्टी को काउंट करना। और इन्होंने ये जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र है, वहां पे उपभोग में लोग कितने पोषण संबंधी चीजें खा रहे हैं, उसके आधार पर यह डिसाइड किया। तो ये कि यहां पर बताया कि हमारे जो मिनिमम कैलोरी है वो रूरल एरिया में 2400 और अर्बन में 2100 होना चाहिए, और मिनिमम कंजप्शन इस पे 49 रुपए पर मंथ और 56 रुपए पर मंथ होना चाहिए। 1977 का डेटा, जहां पर इन पैसे की जो हमारे वैल्यू होती थी। तो ये अगर साधन जुटा पा रहे हैं, 2400 कैलोरी का खाना रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी का खाना अगर जुटा पा रहे हैं, और 49 और 56 रुपए का जो एस्टिमेशन है ये कर पा रहे हैं, तो वो गरीबी रेखा में आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते। भारत में कुछ वर्ष में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना से अधिक है, क्योंकि गरीबी दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, मूल स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सार्वजनिक वितरण की जो गुणवत्ता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं आराम से। कुछ राज्यों में, जैसे कि हमारे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों में हमारे जो है वो गरीबी रेखा बाकी के राज्यों से अलग है। उसका रीजन क्या है? तो उसका मुख्य रीजन आप देखेंगे, सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर है। तेंदुलकर कमेटी ये पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाई गई थी। इनके अनुसार प्रत्येक राज्य और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए नई गरीबी रेखाओं की गणना है। गरीबी रेखा की जो बकेट है उसमें उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य मूल्य के अंतर के कारण होता है, इसीलिए गरीबी रेखाएं अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो याद रखिए, इन्होंने ये कहा था कि हर राज्य के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। गुजरात के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उनको गरीब घोषित किया जाए। उड़ीसा के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो अलग अलग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहां पे जो हमारे प्राइसेस हैं वो अलग अलग है ना। जैसे कि अगर आप वेस्ट साइड ऑफ इंडिया देखेंगे, वेस्ट और साउथ वाला जो हिस्सा है, यहां पर थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, जबकि हमारा जो ये वाला हिस्सा है यहां पर आप देखेंगे तो रिस्पेक्टिवली चीजें थोड़ी सी हमारे नीचे की तरफ है। इसीलिए यहां पर हमारे जो गरीबी की है, यहां पे चीजें थोड़ी सी सस्ती भी हैं, यहां पर चीजें हमारे लोग उतने बोल सकते हैं कि चीजों को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करते जितने यहाँ के लोग हैं। तो इसलिए यहाँ के और यहाँ की जो गरीबी की डिफिनीशन है दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों राज्यों में जो प्राइस लेवल है वो वेरी करता है। भाई यहाँ पे अगर कोई चीज आप देखोगे मुंबई में या गुजरात के बड़े शहरों में या बेंगलोर में तो बड़ी महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन 50 से 60 रुपए मिनिमम है। यहाँ पे 5 से 10 रुपए में आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको 50 रुपए मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे ऑटो और किसी बस में जाने के लिए। यहाँ पे आपको 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। हमारे जो बिहार हो गया या हमारे वेस्ट बंगाल हो गया या नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हो गए। लॉरेंज वक्र द्वारा इनमें से क्या मापा जाता है?
इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ है या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। तो हमारे जो लॉरेंज कर्व है वो किसको मेजर करता है? तो लॉरेंज कर्व ने यहां पर हमारे इनकम इनइक्वालिटी को डेवलप किया था। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट थे 1905 में, जिनके द्वारा जो हमारे हॉरिजेंटल प्लॉट होता है ये पॉपुलेशन को, और जो हमारा बोल सकते हैं कि वर्टिकल प्लॉट होता है वो वेल्थ को दिखाता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये वाला जो हमारा है एक्स एक्सिस जिसको आप बोलते हो, तो ये हमारे पॉपुलेशन को दिखाता है कि जैसे पॉपुलेशन है, और ये हमारे किसको दिखाता है? ये इनकम को, या उनके पास कितनी संपत्ति इसको दिखाता है। तो इसके आधार पर ये हमारा खींचा जाता है। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि 45 एंगल पर होता है। तो यहां पर अगर ऐसी ये है तो आप बोलेंगे परफेक्ट है, मतलब हमारे पॉपुलेशन और इनकम बिल्कुल आइडियल है। अगर इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है मतलब आप 45 डिग्री पर ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये एक आइडियल कंडीशन होती है लॉरेंज वक्र की। तो यहाँ पे पॉपुलेशन है और यहाँ पे इनकम होती है, याद रखिएगा ये किसकी? तो पॉपुलेशन और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बीच में, मतलब जो आय असमानता उसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। कल्चरल पॉवर्टी जो है इस पर विचार किसने दिया था? ऑस्कर लुइस है, गुन्नार माइडल है, आशीष बोस है या अमर्त्य सेन है? जो कल्चरल पॉवर्टी है इस पर अपना मॉडल किसने दिया था? तो कल्चरल पॉवर्टी के ऊपर एक हमारे अमेरिकन बोल सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कर लुइस थे, उन्होंने अपना विचार दिया था। तो लुइस ने गरीबी की संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका बताया। कुछ गरीब लोगों के लक्षण का समूह है जो पूंजीवादी समाज में गरीबी में रहने के अनुकूल रूप से विकसित होते हैं और तब से पीढ़ियों तक चले जाते हैं। तो ये हमारे लुइस की अवधारणा है कि भैया कुछ लोग गरीबी में जीने के लिए अनुकूल होते हैं, ये एक लक्षण है। उन्होंने यहाँ पे संसाधन इनकम नहीं, उन्होंने बताया कि लक्षण है कि कई लोग अनुकूल होते हैं, जो गरीबी में ही रहेंगे, उनका इस तरीके से माइंडसेट होता है, उनके जो जीन्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि हमको इसी में जीना, हमको इतना नहीं कमाना, हमको इसी तरीके की अपनी रखना जैसे कि चली आ रही है। तो ये जो सांस्कृतिक गरीबी, कल्चरल पॉवर्टी, ये कॉन्सेप्ट ऑस्कर लुइस का था, जो कि हमको अब भी अफ्रीका के कई जगहों पर देखने को मिलता है, सेम यही कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, नाक्से से, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? जो कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस साइकिल पॉवर्टी है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा हमारे जो इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रागनर नार्स्के और उनकी किताब है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन undeveloped countries which has originally published in 1953 describe the concept of vicious cycle of poverty, है ना। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के बारे में बताती है रागनर नार्स्के की ये पुस्तक, काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन भारत में गरीबी रेखा तय करता है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा या प्लानिंग कमीशन? कौन है जो पावर्टी लाइन को डिसाइड करता है? पावर्टी लाइन को डिसाइड करने वाले कौन है? तो ऑब्वियस सी बात, अभी आप लोगों ने देखा होगा प्लानिंग कमीशन, अलग अलग तेंदुलकर कमेटी हो, है ना, अलग अलग आपने अभी कमेटीज देखी, तो यही बना रही है। तो 1 जनवरी 1915 से ये हमारे नीति आयोग में चेंज हो गई है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन का ही ये बदला हुआ रूप है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में बीपीएल जो परिवार है इनकी पहचान के लिए इनमें से कौन सी समिति स्थापित की गई? तेंदुलकर है, सक्सेना है, लकड़ा वाला है या हासिम है? इनमें से बीपीएल जो फैमिलीज हैं इनके लिए हमारे जो कमेटी बनाई गई वो कौन सी है? तो बीपीएल कार्ड धारक, डी नंबर ऑप्शन, एस आर हासिम ने सन 2010 में प्लानिंग कमीशन जो एक्सपर्ट थे, इन्होंने हमारे अर्बन एरियाज के आधार पर जो जो रेजिडेंशियल है, सोशल है, ऑक्यूपेशनल है, इन सभी के पैरामीटर को चेक करते हुए ये बीपीएल कार्ड धारक अर्बन एरियाज में लेकर के आए थे, शहरी क्षेत्र में लेकर के आए थे, तो हासिम समिति, और 2010 में नहीं, तो इससे पहले ये केवल ग्रामीण इलाके में थी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हमारे 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत तक कम करना है? 2 है, 2.5 है, 10% तक है या 15? कितने प्रतिशत तक का आंकड़ा हमारे 2012 तक करना था? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा 11th फाइव-ईयर प्लान तक 2007 से जो 12 तक था 10% तक हमें लेकर के आना था, है ना। 10% जो हमारे हेड काउंट है इसको लेकर के आना था, 7 करोड़ नए रोजगार पैदा करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2% तक लेकर के आना था, जो कि 2017 से आगे चलनी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते। इनमें से कौन सी गरीबी उन्मूलन की एक विधि है? मोर इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्टिव इंसेंटिव्स, इंक्रीज द सेविंग, पॉपुलेशन कंट्रोल या ये सभी? तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है
पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया रिसोर्सेज उतने ही हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है भाई। 411 आरओ की पोस्ट है, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, अपने आप में देखिए। इंक्रीज सेविंग को बढ़ाना है। मोर इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्टिव इंसेंटिव्स, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिव इंसेंटिव्स में, उसमें ज्यादा करना है। ये काफी महत्वपूर्ण है। पॉवर्टी को हटाना है, याद रखिए डी नंबर इज राइट आंसर। भारत में गरीबी की तीव्रता का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा सूचकांक सबसे उपयुक्त है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वलिटी है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। यहां पे हमारे गरीबी की तीव्रता का आकलन करने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे इंपॉर्टेंट है? यहां पे भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी का तीव्रता का आकलन करने के लिए बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे कि हमारे एमपीआई यूजेस एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, इंक्लूडेड इंडिकेटर टू डिटरमाइन द पॉवर्टी एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और यहां से जितनी भी चीजें काफी महत्वपूर्ण है, आपको ऐसी क्लास करने के लिए सुबह 10 बजे जुड़ना है, जहां पे आप अपने यूपी पीसीएस की तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू।